अक्सर अभी तक सभी लोगों ने देखा है और सोचा भी है कि किस तरीके से हम अपने पति से बतौर मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं आगे अपना जीवन यापन करने के लिए। सामान्यतः तौर पे जो आम धारणा है वो सभी लोग जानते हैं, जिसमें कि सेक्शन 125 यानी कि 125 जो वर्तमान में 144 BNSS हो गई है और उसके आधार पर उसी के अंतर्गत केवल मुकदमा दायर करके उसके उपरांत ही मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ते की रकम प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और भी एक ऐसी जो कानून व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं जिसके आधार पे आप बतौर गुजारा भत्ता अपने पति से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आप किस आधार पे क्या क्या ग्राउंड लेके आप अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 144 जो कि आज वर्तमान में जो धारा लागू, इसके अंतर्गत जो गुजारा भत्ता मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ और प्रोविज़न भी दिए गए हैं जिनके आधार पे आप अपने पति से गुजारा भत्ते की रकम प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस नए चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर जो आप वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। इसी के साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर जो आप की कोई भी समस्या है, आप हमसे अपने किसी निजी विषय पे हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करने का जो प्रोसेस है वो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने निजी विषय पे हमसे लीगल एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि किस आधार पे कैसे कैसे आप अपने पति से गुजारा भत्ते की रकम प्राप्त कर सकते हैं। गुजारा भत्ते की रकम प्राप्त करने के जो ग्राउंड हैं वो मैंने पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आगे पुनः डिस्कस करने का औचित्य नहीं है, अन्यथा जो मूल जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो रह जाएगा और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो कि संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहूँगा कम समय के अंतराल पे कि किस आधार पे आप अपने पति से गुजारा भत्ता की रकम आप प्राप्त कर सकते हैं। कि सबसे पहले अगर जो आपने ये भी सुना होगा कि सेक्शन 12 यानी कि जिसमें कि आप घरेलू हिंसा का जो मुकदमा आप दायर करते हैं, जो वाद प्रस्तुत करते हैं, उसमें केवल घरेलू हिंसा के उपरांत अगर जो उसमें केवल क्या घरेलू हिंसा कारित की गई है उसके आधार पे आप उसमें केवल उसको सज़ा दिलाने या उसको दंडित करने की प्रक्रिया यहाँ से नहीं प्रारंभ होती। इसके साथ में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत उसमें यह भी प्रोविज़न दिया गया है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को मेंटेनेंस करने में, अपने आप को सही तरीके से अगर जो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है तो उसको अपने मेंटेनेंस का वाद दाखिल करने का अधिकार है और वो उसके विरुद्ध दाखिल करेगा जो सही रूप से, समुचित रूप से, अगर जो उसके पास सारे जो सफिशेंट मीन्स हैं वो जो उपलब्ध है तो उनसे आप गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी हैं। तो इसमें सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा, ये पत्नी को अधिकार मिला हुआ है कि अपने पति से गुजारा भत्ते की रकम प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसके लिए सेक्शन 12 के अंतर्गत जो घरेलू हिंसा का जो परिवाद दाखिल किया गया है वो उसी परिवाद में या उसी के साथ में अलग से धारा 20 यानी कि सेक्शन 20 की जो DV एक्ट की जो धारा है उसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें आप अपने आधार और अपने ग्राउंड माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय न्यायालय आपके आधार और अपने ग्राउंड पे अगर जो संतुष्ट होती है और ये विश्वास करती है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जिसके आधार पे आपके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आपके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देगी, जिसमें वो पति को भी निर्देशित करेगी कि सच एंड सच अमाउंट सच एंड सच डेट तक पति के द्वारा पत्नी को अदा किया जाए। जब कोई झगड़ा या जब कोई परिवाद पति पत्नी के बीच में उत्पन्न होता है तो सर्वप्रथम जब कोई सामाजिक या प्यार मोहब्बत से अगर जो कोई रह रहे हैं उसमें कोई बात मानता है या नहीं मानता है तो उसका आधार कुछ और होता है। लेकिन जब कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा, दोनों में से गलती किसी की भी रही हो या किसी की भी किसी तरीके से अगर जो कोई अपने आप को सही तरीके से अगर जो वर्णित नहीं कर पाता है तो उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि अपने आप को समुचित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और इसी लड़ाई के कश्मकश में जब ये मामला सामने निकल के आता है, क्योंकि न्यायालय का जो काम है वो सही तथ्य से, सही फैक्ट से अवगत होकर सही तरीके से उसको न्याय दिलाने का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो तथ्य, कुछ जो बिंदु जो छूट जाते हैं उनको किस तरीके से संकलित करती है। और इसी के आधार पे हम ये बताना चाहेंगे कि अगर जो कोई पत्नी के द्वारा अगर जो कोई गलती होती भी है नहीं भी होती, सामान्यतः तौर पे हस्बैंड का भी जो क्लेम है, जो इनका ये एलिगेशन रहता है कि पत्नी के द्वारा तरह तरीके से जो शोषण किए जाते हैं,
तरह तरह से जो क्रूरल्टी के नए नए तरीके जो अपनाए जाते हैं, इसके आधार पे अब हमारा उसके साथ रहना संभव नहीं है। हमको समय से अगर जो वो खाना बना रही हैं तो हमको बाहर जाने के लिए अगर जो खाना बना के भी नहीं देती हैं, अगर जो इस तरीके से सास ससुर यानी कि जो हमारे माता पिता हैं उसकी सही तरीके से अगर देखभाल नहीं करते, उनके साथ क्रूरल्टी करती है, हमारे साथ जो क्रूरल्टी किया वो तो किया ही किया है, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में भी उसने क्रूरता के साथ जो व्यवहार किया है, उस व्यवहार के आधार पे हम उसको रखना नहीं चाहते हैं, हम उससे छुटकारा देना चाहते हैं और इसी के आधार पे आगे डिवोर्स का मुकदमा प्रस्तुत किया जाता है। और डिवोर्स के मुकदमे में क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने तरीके के होते हैं, हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उसको अब आगे पुनः उसका विस्तार करना अति आवश्यक नहीं है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर जो किसी तरीके का जो मतभेद अगर जो दोनों के बीच में अगर जो उत्पन्न हो पाया है तो उस तरीके के मतभेद को मिटा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की वाद में अगर जो आपको मेंटेनेंस अगर जो पहले से मिला हुआ है तो आप घरेलू हिंसा के वाद में भी आप अपना मेंटेनेंस का दावा आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें भी अपने पति से बतौर मेंटेनेंस की धनराशि आप प्राप्त करने के लिए न्यायालय से आप प्रेयर कर सकते हैं और न्यायालय अगर जो आपके तथ्य आपके फैक्ट पे अगर जो विश्वास करते हैं तो आपके फेवर में आदेश अवश्य पारित करेगी। और इसी के साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि केवल और केवल मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर देने से केवल मेंटेनेंस नहीं मिल जाता है, उसके आधार पे आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। उसके आपके आधार जो भी होंगे, जो पत्नी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा उसी के आधार पे पति के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जवाब और प्रार्थना पत्र का जब दौर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो अपने एविडेंस यानी कि अपने साक्ष्य देने का। सबसे पहले मौका अगर जो पति की तरफ से अगर कोई मुकदमा फाइल किया गया है तो उसकी तरफ से ये पहले ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने वाद को सिद्ध करे अपने साक्ष्यों के जरिए कि किस तरीके से उसका वाद मेंटेनेबल है या नहीं मेंटेनेबल है। और इसी के आधार पे अगर जो हम दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं अगर जो दूसरी ओर अगर जो कोई भी मुकदमा अगर जो पत्नी के द्वारा अगर जो प्रस्तुत किया गया है तो न्यायालय के समक्ष ये उसका दायित्व बनता है कि जो प्रार्थना पत्र जो एलिगेशन उसने लगाए हैं अपने प्रार्थना पत्र में वो बतौर साक्ष्य माने न्यायालय के समक्ष पेश करे। इसीलिए साक्ष्य का उसको मौका दिया जाता है कि जो जो फैक्ट है वो अपने साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। लेकिन फिर भी न किसी कारणों के आधार पे जो भी एलिगेशन किसी के भी द्वारा अगर जो लगाए जाते हैं, एलिगेशन लगा देना तो बहुत ही आसान है लेकिन उनका एविडेंस उनका साक्ष्य को एकत्रित करना संकलित करना बहुत ही मुश्किल है और साक्ष्य के अभाव में ही ज़्यादातर मुकदमे छूट जाते हैं। यानी कि उनमें जो भी एलिगेशन जो लगाए जाते हैं वाद में वो प्रूफ नहीं हो पाते हैं। अगर जो प्रूफ हो भी जाते हैं तो इन द मीन टाइम इन्हीं के बीच में अगर दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो कंप्रोमाइज़ के आधार पर दोनों मुकदमों का निस्तारण भी हो जाता है। आज के वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है पूरा देख ही लिया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें देश हित में। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।